जैन साथी DY क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन कर रहे थे इतिहास हिस्ट्री की मूल किताब, जो कि क्लास 10th की बुक है अपने पास में, जिसमें से अपन कर रहे थे और जिसमें से अपन ने काफ़ी कुछ कर लिया है। पहले वीडियो जिस भी साथी ने नहीं देखी है वो जाके ज़रूर देख लेना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन कंटिन्यू करेंगे, जिसके अपन आगे करने वाले हैं। अपन कालीबंगा सभ्यता अपन ने कर ली थी और आहड़ सभ्यता अपन ने देख ली थी, जिसमें अपन ने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी। कालीबंगा का उत्खनन किसने किया था, पर किया था, और क्या क्या चीज़ मिली है यहाँ से ही, क्या क्या नहीं मिला था। और आहड़ सभ्यता भी कर ली थी अपन ने, क्या क्या चीज़ मिली क्या नहीं मिली थी, कहाँ कौन सी नदी के किनारे है। और ये रतन चंद अग्रवाल ने SD सागलवेलिया के निर्देशन में, अक्षय कीर्ति व्यास ने सबसे पहले बहुत सारी चीज़ें करी हैं ना। अब अपन कंटिन्यू करते हैं गिलूंड सभ्यता से। गिलूंड सभ्यता राजसमंद जिले में स्थित गिलूंड कस्बे में बनास नदी के तट पर 2 टीलों के उत्खनन का फलस्वरूप आहड़ संस्कृति से जुड़ी ये सभ्यता प्रकाश में आई। आहड़ संस्कृति से जुड़ी है ये भी सभ्यता, गिलूंड भी, और बनास संस्कृति के नाम से भी पुकारा जाता है इसको, गिलूंड सभ्यता को, क्योंकि राजसमंद में मिली है ये और बनास नदी के तट पर मिली है। इसको बनास संस्कृति भी कहा जाता है। 1957-58 में BB लाल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन किया गया था। इसके BB लाल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन किया गया था। और तत्पश्चात 1998 से 2003 के मध्य पूना के डॉक्टर BS शिंदे, कौन कब 1998 से 2003 में फिर आए पूना के डॉक्टर BS शिंदे एवं पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के अमेरिका के प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल ने निर्देशन में यहाँ उत्खनन किया गया। और उत्खनन में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। गिलूंड सभ्यता से भी क्या मिले, ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले। और अपन ने पिछली वीडियो में देखा था आहड़ सभ्यता भी ताम्रयुगीन सभ्यता से अवशेष मिले हैं ऐसे, जिसका समय 1900 से 1700 ईस्वी पूर्व में निर्धारित किया गया है। ठीक है। गिलूंड से 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन गिलूंड से मिले, बाकी 1 प्रकार के मिले। यहाँ पे सादे, काले, पॉलिशदार, भूरे और लाल और काले चित्रित मृदभांड मिले हैं मिट्टी के बर्तन। कौन कौन से? सादे, काले, पॉलिशदार, भूरे, लाल और काले। उत्खनन में मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियां एवं हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष मिले हैं। हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष कहाँ से मिले? गिलूंड सभ्यता से। पत्थर की गोलियां और मिट्टी के खिलौने। और आहड़ में पक्की ईंटों का उपयोग नहीं हुआ है, जबकि गिलूंड में इनका प्रचुर उपयोग हुआ। पक्की ईंटों का प्रयोग कहाँ से हुआ? गिलूंड से। पक्की ईंटों का प्रयोग गिलूंड से, और कालीबंगा और आहड़ में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। अपन ने देखा था पिछली वीडियो में। जिस भी साथी ने नहीं देखी है वो वीडियो जरूर देख लेना। ठीक, अब बात करते हैं भागौर सभ्यता की, है ना। भागौर सभ्यता कहाँ की है? भीलवाड़ा जिले में हुई है। गिलूंड राजसमंद में, और आहड़ नदी के किनारे डबोर आहड़ में, और स्थित भागौर में कोठारी नदी के तट पर। कौन सी? कोठारी नदी के तट पर। भागौर सभ्यता कौन सी नदी के तट पर है? कोठारी नदी के तट पर। डॉक्टर BN मिश्र के निर्देशन में। किसके निर्देशन में? डॉक्टर BN मिश्र के निर्देशन में। कब? 1967 से 1970 तक उत्खनन कार्य किया गया भागौर सभ्यता का। ठीक है। डॉक्टर BN, भागौर BN, भागौर से याद रखेंगे BN। कोठारी नदी के तट पर है। उत्खनन के द्वारा यहाँ प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, और 4 से 5,000 वर्ष ईसा पूर्व माने जाते हैं। कितनी? 4 से 5,000 वर्ष पूर्व के अवशेष माने जाते हैं इसमें। और यहाँ से बड़ी संख्या में लघु पाषाण, कैसे? लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। यहाँ से बड़ी संख्या में लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, जो इस सभ्यता को निवासियों के आखिर तक यानी शिकारी होने का प्रमाणित करती है। लघु पाषाण जो निवासियों को आखिर तक होने का प्रमाण करते हैं। भागौर से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिनमें छेद वाली सुई सबसे महत्वपूर्ण है। छेद वाली सुई सबसे महत्वपूर्ण है, जो कहाँ से मिली है अपन को? भागौर से तांबे के उपकरण मिले हैं, जिनमें छेद वाली सुई महत्वपूर्ण है। और यहाँ से कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? भागौर से। भागौर मध्य पाषाण कालीन सभ्यता का स्थल और लघु पाषाण कालीन उपकरण का प्रमुख केंद्र था। ठीक है। मध्य पाषाण कालीन और लघु पाषाण कालीन का प्रमुख केंद्र था। अब बात करते हैं अपन गणेश्वर सभ्यता। कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता जो कि कहाँ पर है? नीम का थाना सीकर में,
कहाँ पर है गणेश्वर सभ्यता? नीम का थाना सीकर में। और कौन सी नदी के किनारे है? कांतली नदी के उद्गम पर स्थित ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है ये। और रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में उत्खनन, किसके निर्देशन में हुआ यहाँ पर उत्खनन गणेश्वर सभ्यता में? रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में। यहाँ 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष मिले हैं। कितनी पुरानी है? 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता है ये। और गणेश्वर से अत्यधिक मात्रा में तांबे के आयुध व उपकरण मिले हैं। तांबे के सबसे ज़्यादा उपकरण कहाँ से मिले हैं? गणेश्वर से ही मिले हैं। ठीक है, इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी या प्राचीनतम सिद्ध करती है। ठीक है, गणेश्वर को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की प्राचीनतम सिद्ध करती है। यहाँ से बहुत सारे तांबे के अत्यधिक उपकरण मिले इस वजह से। और यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरणों में व पात्रों में 99% तांबा है। कितने प्रतिशत तांबा है? 99%, मतलब प्योर तांबे की चीज़ मिलती है यहाँ से गणेश्वर से, जो इस क्षेत्र में तांबे की प्रचुर प्राप्ति का प्रमाण है। जो तांबा 99% मिल रहा है तो वही प्रचुर प्राप्ति का प्रमाण है ही या नहीं है? ठीक है, यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं उन्हें कृपश बरनी मृद पात्र कहते हैं। क्या कहते हैं? कृपस बरनी मृद पात्र। कृपस बरनी मृद पात्र कहाँ से प्राप्त हुए? गणेश्वर सभ्यता से। यह बर्तन वे नीले रंग से सजाए जाते थे, काले और नीले रंग से सजाए जाते थे। कृपस बरनी मृद पात्र। गणेश्वर सभ्यता भारत की ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी मानी जाती है। बिल्कुल। कौन सी सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी है? गणेश्वर सभ्यता। यहाँ से तांबा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को भेजा जाता था। एकमात्र स्थल है यहाँ से तांबा कहाँ भेजा जाता था? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। ठीक है, तो ये अपन ने सारी सभ्यता पढ़ ली इतनी, कालीबंगा, आहड़ और ग्लूंड, भागौर और गणेश्वर। अब और भी बाकी जो प्राचीनतम सभ्यताएं हैं उनको देख लेते हैं जो अपन की बुक में दे रखी हैं, और फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। अन्य प्राचीन सभ्यता ये हैं भीनमाल। भीनमाल जालौर की सभ्यता है। पहली बात तो कहाँ की सभ्यता है? भीनमाल जालौर की। और एक महत्वपूर्ण सभ्यता है जिसका उत्खनन R.C. अग्रवाल ने, किसने किया था? R.C. अग्रवाल ने करवाया था। यहाँ से एक रोमन एम्फोरा सुरापात्र जालौर से क्या मिला है? रोमन एम्फोरा सुरापात्र एवं एक यूनानी सुराही। यूनानी सुराही और रोमन एम्फोरा कहाँ से प्राप्त हुए? भीनमाल जालौर से, जो इसके विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि करता है। विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि कौन से करते हैं? रोमन एम्फोरा सुरापात्र व यूनानी सुराही, जो कि कहाँ से मिले हैं? भीनमाल जालौर से। भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? श्रीमाल। है ना इम्पोर्टेंट चीज़, बिल्कुल एकदम फैक्ट्स है भाई साहब इस किताब के अंदर, तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए ये क्लास से जो भी हो रही है ना। इसी प्रकार ईसवाल उदयपुर से प्राक ऐतिहासिक कालीन सभ्यता के प्रमाण मिले। कहाँ थे? ईसवाल। कहाँ पर है ये ईसवाल? उदयपुर में। क्या के साक्ष्य मिले? प्राक ऐतिहासिक कालीन सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से समृद्ध लौह उद्योग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लौह उद्योग के साक्ष्य कहाँ पे मिले? ईसवाल उदयपुर से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन प्राचीन मत्स्य जनपद में स्थित, मत्स्य जनपद में स्थित कौन सी सभ्यता? बैराट सभ्यता, जो कि कहाँ पर है? जयपुर में थी। ठीक है, कि बीजक पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी? बीजक पहाड़ी, भीम की डूंगरी में महादेव जी की डूंगरी से हड़प्पा सभ्यता व मौर्यकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? बीजक पहाड़ी, भीम की डूंगरी और महादेव जी की डूंगरी से हड़प्पा सभ्यता में मौर्यकाल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, प्राचीन मत्स्य जनपद में। और दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित जैसे विद्वान इसके उत्खनन से जुड़े हुए थे। कौन कौन? दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित, मत्स्य जनपद में स्थित बैराट सभ्यता से। ठीक है, और बैराट से एक गोल मंदिर व अशोक के स्तंभ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने पास में। गोल मंदिर व अशोक स्तंभ के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बैराट सभ्यता से। बैराट के समीप अशोक का भाब्रू अभिलेख, कौन सा अभिलेख? अशोक का भाब्रू अभिलेख, इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, जो अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का सबसे पुख्ता प्रमाण है माना जाता है। कहाँ से मिला है? बैराट सभ्यता से। और बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन वो प्रमाण होने का तब प्रमाण क्या है? अशोक के बौद्ध धर्म का अभिलेख है। कौन सा अभिलेख? भाब्रू अभिलेख। कहाँ से मिला है? बैराट से सभ्यता से। और बालाथल, बालाथल सभ्यता की बात करते हैं। बालाथल उदयपुर में। कहाँ पर है बालाथल? उदयपुर में। किसने? प्रोफेसर B.N. मिश्र के निर्देशन में यहाँ उत्खनन से एक ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता प्रकाश में आई। किसके निर्देशन से यहाँ पर उत्खनन हुआ था? B.N. मिश्र के निर्देशन में यहाँ उत्खनन हुआ था।
जिसमें ताम्रपाषाण सभ्यता प्रकाश में आई। इस सभ्यता का संपर्क हड़प्पा सभ्यता से होने का पुख्ता प्रमाण प्राप्त होता है। किस सभ्यता से? हड़प्पा सभ्यता से, ठीक है। और इन महत्वपूर्ण सभ्यताओं के अतिरिक्त हमें रंगमहल कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। ओजियाना जो कहाँ है? ओजियाना सभ्यता भीलवाड़ा में। रंगमहल हनुमानगढ़ में, ओजियाना भीलवाड़ा में। नगरी चित्तौड़गढ़ में। बरौर गंगानगर में। तिलवाड़ा बाड़मेर में। जोधपुरा जयपुर में। जोधपुर नहीं समझनी है अपन, जोधपुरा जयपुर के अंदर। और सोनारी झुंझुनू में। नोहो भरतपुर में। नगर टोंक में। नगर कहाँ है? टोंक में। और नगरी कहाँ है? चित्तौड़ में। बरौर कहाँ है? गंगानगर में। प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष भी राजस्थान में प्राप्त हुए। ये सारी सभ्यताएं मिली हैं अपन के राजस्थान के अंदर, ठीक है। तो इनसे मिलान करने वाले क्वेश्चन बन सकते हैं कि तिलवाड़ा कहाँ पे है? बाड़मेर, बरौर, गंगानगर, ओजियाना, भीलवाड़ा, रंगमहल कहाँ है? हनुमानगढ़। इसमें मिलान करने एक साइड में ये सभ्यता दे दें, एक साइड में जिले दे दिए हनुमानगढ़, भीलवाड़ा, चित्तौड़। तो एक बार देख लेना भाई, सब याद कर लेना इनको, है ना। अब देखते हैं राजस्थान में आर्य संस्कृति का प्रसार। हड़प्पा सभ्यता की पतन 1800 ईस्वी पूर्व के आसपास के बाद भारतीय इतिहास में वैदिक सभ्यता का समय प्रारंभ हो जाता है। आर्य संस्कृति का प्रसार हुआ, हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया 1800 ईस्वी के आसपास। तो इसके बाद में कौन सी सभ्यता आई? वैदिक सभ्यता का समय प्रारंभ होता है। तो इस सभ्यता के बारे में जानने का प्रमुख स्रोत क्या है? अपन के 4 वेद हैं। सभ्यता के बारे में 4 वेद मिलते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद। कौन कौन से वेद हैं? 4 वेद हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। इसीलिए इसे वैदिक सभ्यता कहा गया है, क्योंकि वेदों से प्रमाण मिलता है, तो इसलिए इसे वैदिक सभ्यता कहा गया। राजस्थान में इस सभ्यता के अवशेष भी मिले हैं कि कहाँ से? अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा, चक 64 से मिले हैं। वैदिक सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं? अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा और चक 64 से मिले हैं, ठीक है। महाकाव्य काल में, ये थोड़ी स्टोरी सी है, जान लेते हैं इसको। राजस्थान में आर्यों की अनेक बस्तियों के उल्लेख मिलते हैं। रामायण से ज्ञात होता है कि राम रावण युद्ध के समय जब दक्षिणी सागर ने अपने ऊपर सेतु बनवाना स्वीकार नहीं किया, दक्षिणी सागर ने श्रीलंका को सेतु बन रहा जो स्वीकार नहीं किया, तो भगवान राम ने उसे भयभीत करने के लिए खींचा हुआ अपना अमोघ अस्त्र, ये कौन सा अस्त्र निकाला था तब इन्होंने? भगवान राम जी ने अमोघ अस्त्र राजस्थान की ओर ही फेंका था। क्योंकि जब बह गया, ये कहानी बहुत शानदार है। समुद्र से जब इनके प्रकट हुआ डर के मारे राम जी के, तो उन्होंने कही उस अस्त्र को काट डालूँ मैं। तो अब इन्होंने कही गया मेरी बाण पे धनुष पर चढ़ चुका है, तो कहीं ना कहीं तो फेंकना पड़ेगा। तो उन्होंने ये अस्त्र कहाँ चला दियो? राजस्थान की ओर चला दियो। तो अपने कहावत है, समुद्र था यहाँ पे अपन के राजस्थान में, रेगिस्तान में प्राचीन काल में, तो अब वो समस्त रेगिस्तान पर क्या बन गया? मरुस्थल हो गया। तो यद्यपि आज वैज्ञानिक युग में इस कथा को स्वीकार नहीं किया जा सकता, वैज्ञानिक युग चल रहा तो किसी स्वीकार नहीं, किंतु रामायण के रचयिता राजस्थान के भूभाग से परिचित थे, यह तो प्रमाणित है बिल्कुल। क्योंकि बैराठ मिलती है अपन को, भीम की डूंगरी मिलती है, ये सब चीज़ मिलती हैं, ये रामायण से परिचित थे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। महाभारत में भी राजस्थान के आर्यों का पर्याप्त उल्लेख मिलता है। ये भी स्टोरी इसके अंदर की। महाभारत के अनुसार राजस्थान का जांगल देश बीकानेर और कौरव पांडव राज्य के अधीन था। जांगल देश कौरव पांडव राज्य के अधीन था। स्टोरी आती तो है जांगल देश की वहाँ पे। और मत्स्य भी था उसमें, उनका मित्र या अधीनस्थ राज्य था। कहा जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास 1 वर्ष भेष बदलकर मत्स्य देश के शासक विराट के दरबार में ही व्यतीत किया। बिल्कुल, मत्स्य देश का शासक कौन था? विराट, इसके दरबार में व्यतीत किया था। महाभारत युद्ध में विराट अपनी सेना सहित पांडवों की ओर से लड़ता हुआ मारा गया था। विराट पांडवों की ओर से मारा गया था, ठीक है। इतिहास में देखा जाए तो उसमें महाभारत काल में। भारतीय इतिहास की भांति महाभारत के युद्ध के पश्चात से महात्मा बुद्ध के समय तक का राजस्थान का इतिहास भी अंधकार में है। महात्मा बुद्ध के समय तक यहाँ पे कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिलते हैं इतिहास के, ठीक है। क्योंकि इस समय के बारे में जानने के पर्याप्त पुरातात्विक लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, सीधी सी बात यह है। किंतु बुद्ध के समय के बाद में भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक युग के आरंभ होने के साथ ही राजस्थान के इतिहास के संबंध में भी पहले की अपेक्षा कुछ अधिक स्पष्ट और प्रमाणिक जानकारी मिलने लगती है बुद्ध के बाद से। बौद्ध ग्रंथों के आधार पर विद्वानों का मत है कि 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारतीय राजनीति के रंगमंच पर 2 प्रवृत्तियां विशेष रूप से दिखाई देती हैं। प्रथम जनपदों का उदय और द्वितीय साम्राज्य विस्तार हेतु जनपदों के मध्य
संघर्ष। ठीक है, बुद्ध के बाद में कौन कौन सी, जो प्रथम जनपदों का उदय हो चुका था तब, और सेकंड साम्राज्य विस्तार हेतु जनपदों का मध्य संघर्ष चल रहा। ठीक है, तो अपन जान लेते हैं राजस्थान के जनपद। जनपद कौन कौन से थे जो कि इसमें अपनी किताब में दे रखा है। ठीक है, जानते हैं अपन राजस्थान के जनपद। आर्यों के प्रसार के अंतर्गत, आर्यों का प्रसार जैसे हो रहा था तो उसके पास पश्चात भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी अनेक जनपदों का उदय हुआ। सभी भागों में जनपद का उदय हो रहा था तो राजस्थान में हुआ। तो उदय, विकास और पतन हुआ। ठीक है, और बौद्ध साहित्य कहता है कि बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से, कौन से निकाय से, बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से हमें 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है। कितने? 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है। कौन से निकाय से? बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से। हम जिन 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है उनमें से मत्स्य जनपद तो राजस्थान में ही स्थित है। 16 महाजनों में से कौन सा जनपद? मत्स्य जनपद, जो कि कहाँ पर है? अपन के राजस्थान में है। इसके अतिरिक्त चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र सिबी जनपद कहलाता था। कौन सा क्षेत्र? चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता था? सिबी जनपद कहलाता था। और 327 ईस्वी पूर्व में सिकंदर के आक्रमणों के कारण, 327 ईस्वी पूर्व में सिकंदर के आक्रमण के कारण अपने सुरक्षा और अस्तित्व की रक्षा के लिए पश्चिमोत्तर सीमा से कुछ कबीले मालव, योध्य और अर्जुनायन राजस्थान में आकर बस गए। कौन कौन से? मालव, योध्य और अर्जुनायन। मत्स्य जनपद तो पहले ही था और फिर ये आगे मालव, योध्य और अर्जुनायन राजस्थान में आकर बस गए। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन मत्स्य जनपद। कौन सा? मत्स्य जनपद है ना। आर्य जन के रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ है। मत्स्य जाति का उल्लेख किसमें हुआ है? सर्वप्रथम ऋग्वेद में, जो इसकी प्राचीनता का प्रतीक है। मत्स्य जनपद की प्राचीनता का प्रतीक है ये। शतपथ ब्राह्मण और कौशिकी उपनिषद में भी मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है। किस किस में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण और कौशिकी उपनिषद में भी मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है। ठीक है, महाभारत में भी मत्स्य जनपद की गणना भारत के प्रमुख जनपदों में की गई है। महाभारत में की गई है मत्स्य जनपद की गणना प्रमुख जनपदों में की गई है। अनुमान है कि दक्षिण में इसका विस्तार चंबल की पहाड़ियों तक और पश्चिम में पंजाब में सरस्वती नदी तक के जंगलों तक था। मत्स्य जनपद का विस्तार कहाँ तक? चंबल की पहाड़ी और पश्चिम में पंजाब में सरस्वती नदी के जंगलों तक था। इस प्रदेश में आधुनिक मत्स्य जनपद के अंदर कौन कौन से आते हैं आज के टाइम के देख लेते हैं। जयपुर आता है एक, तो अलवर भी आता था, धौलपुर, करौली व भरतपुर। आधुनिक जयपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, भरतपुर ये मत्स्य जनपद के कुछ भाग थे। ठीक है, महाभारत काल में मत्स्य जनपद का शासक कौन था? विराट था महाभारत के समय, जिसने जयपुर से 85 किलोमीटर दूर, कितने? 85 किलोमीटर दूर जयपुर से आज के टाइम के अनुसार विराटनगर इसकी राजधानी बैराठ बसाकर उसे मत्स्य जनपद की राजधानी बनाया। किसे? विराट को मत्स्य जनपद की राजधानी बनाया। विराट की पुत्री कौन? उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ। उत्तरा का पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ था। ठीक है, उत्तरा का विवाह। इन्हीं का पुत्र परीक्षित कालांतर में पांडवों के राज्य का उत्तराधिकारी बना। परीक्षित बोलते तो हैं, कहानी तो आती है, परीक्षित की आती है, उत्तरा की आती है, क्योंकि कौन था उन्हें बाण ब्रह्मास्त्र छोड़ो तो अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ के ऊपर, ऐसे ही है ना, काफ़ी सारी। परीक्षित कालांतर में पांडवों के राज्य का उत्तराधिकारी बना। अब देखते हैं महाभारत काल के पश्चात मत्स्य जनपद के इतिहास के संबंध में अधिक जानकारी नहीं मिलती है। महाभारत के बाद में मत्स्य जनपद की कोई जानकारी नहीं मिलती है, किंतु डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का मत है कि महाभारत के बाद, गोपीनाथ शर्मा कह रहे हैं, महाभारत के बाद कुरु और यादव जनपद निर्बल हो गए। इन शक्तिशाली जनपदों की निर्बलता का लाभ उठाकर मत्स्य राज्य शक्तिशाली हो गया। कौन सा? मत्स्य राज्य शक्तिशाली हो गया और उसकी राजधानी विराटनगर की समृद्धि में वृद्धि हुई, तो विराटनगर का विस्तार कर दिया है। मत्स्य जनपद के निकट आधुनिक अलवर के कुछ भागों में साल्व जाति रहती थी। कौन सी जाति? साल्व। अस्पष्ट सीमा को लेकर इन दोनों में प्रायः संघर्ष होता रहता था, साल्व जाति और मत्स्य जनपद में। साल्वों की भांति चेदी जनपद भी था,
मत्स्य जनपद का पड़ोसी था चेदीवी। चूँकि दो पड़ोसी राजनीतिक शक्तियों में प्राय शत्रुता रहती है, बिल्कुल सही बात है। तो दो पड़ोसी राजनीतिक शक्तियों में प्राय शत्रुता रहती है, अतः चेदी और मत्स्य जनपद में भी संघर्ष चलता रहता था, दोनों में आपस में संघर्ष चलता। एक अवसर पर चेदी राज्य ने पूर्ण शक्ति के साथ मत्स्य राज्य पर आक्रमण कर दिया। हाँ, चेदी जनपद ने कह दिया मत्स्य पर राज्य आक्रमण कर दिया। मत्स्य जनपद को चेदी जनपद में मिला लिया गया, मत्स्य जनपद को मिला लिया चेदी में। अनुमान है कि मत्स्य जनपद अधिक समय तक चेदी जनपद के अधीन नहीं रहा, ऐसा अनुमान लगाते हैं। कुछ समय बाद ही इसने अपनी स्वतंत्रता पुनः प्राप्त कर ली। कुछ समय बाद ही मत्स्य जनपद अपनी मगध की साम्राज्यवादी नीति का शिकार हो गया। फिर मगध आ गया भाई साहब, जिसकी साम्राज्यवाद नीति का मत्स्य शिकार हो गया मत्स्य जनपद। मगध के सम्राटों ने भारत के अन्य जनपदों की भांति मत्स्य जनपद को भी जीतकर मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया। मगध मजबूत होता गया धीरे धीरे, तो फिर इनने मत्स्य को भी मगध में मिला लिया। मौर्यों के शासनकाल में मत्स्य जनपद मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत था। जब मौर्यों का शासनकाल था तब मत्स्य जनपद इनके अंतर्गत ही था। अब मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर। जनपद की राजधानी विराटनगर। बैराट से प्राप्त अशोक का शिलालेख और अन्य मौर्य युगीन अवशेष इसी तथ्य की पुष्टि करते हैं। ये सब के बारे में कौन बताते हैं? अशोक का शिलालेख बताता है एक तो, और मौर्य युगीन अवशेष जो मिलते हैं वो भी इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि मगध में मौर्यों ने इनको मत्स्य को मिला लिया। ठीक है, अब बात करते हैं अपन राजपूतों की उत्पत्ति। ये आदि कंप्लीट करते हैं, नहीं आदि करते हैं, ठीक है ना। आदि देखेंगे अपन, है ना। ये भी मत्स्य राजपूतों की उत्पत्ति फिर अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे यार, ऐसे ही मज़ा आएगा ना। मज़ा तो आ रहा है ना, अब एक टॉपिक कंप्लीट हो रहा है अच्छी तरीक़ा से, अपन बेसिक बुक पढ़ रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई सब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना। हर्षवर्धन की मृत्यु, राजपूतों की हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में हो गई। फिर के बाद में भारत की राजनीतिक एकता जो गुप्तों के समय स्थापित हुई, राजनीतिक एकता जो गुप्तों के समय स्थापित हुई थी, पुनः समाप्त होने लगी थी। ठीक है, उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हुई। ये राज्य आपस में संघर्षरत थे। छोटे छोटे राज्य तो आपस में संघर्ष तो करेंगे कि मेरो विस्तार रह जाए, कहीं मेरो विस्तार रह जाए। तो इन संघर्षों के परिणाम स्वरूप जो नए राजवंश उभरे वे राजपूत राजवंश कहलाते हैं। संघर्ष के परिणाम स्वरूप जो ज़्यादा ताकतवर है वो उभर के वो कहलाते हैं राजपूत राजवंश। इन नवीन राजवंशों का महत्व इसी तथ्य से पुष्ट होता है कि भारत का पूर्व मध्यकालीन इतिहास इन राजपूत राजवंशों का इतिहास ही है। हाँ, सिंपल सी बात है। तो ये हैं तो फिर इनका ही होगा, इसलिए इस काल को क्या कहा जाता है? राजपूत काल कहा जाता है। प्रसिद्ध इतिहासकार स्मिथ, कौन? स्मिथ ने लिखा है कि वे राजपूत हर्ष की मृत्यु के बाद से उत्तर भारत पर मुसलमानों के आधिपत्य तक इतने प्रभावशाली हो गए थे, जब तक मुसलमान नहीं आए तब तक इतने प्रभावशाली हो गए कि 7वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी तक समाप्ति के तक समय को राजपूत युग कहा जाता है। कब से? 7वीं से और 12वीं शताब्दी तक के समय को क्या कहा जाता है? राजपूत युग कहा जाता है। ठीक है, इतने ज़्यादा प्रभावशाली है। ये किसका कथन है? स्मिथ का कथन है। अब राजपूत कौन थे, ये प्रश्न बनता है। यह प्रश्न आज भी उलझा हुआ है क्योंकि इनकी सही व्याख्या ना है कि कहाँ से उत्पन्न हो, कहाँ से कैसे हुए। विद्वानों ने इस विषय में अनेक मत प्रतिपादित किए, जो भी आया सबने अपने अपने हिसाब से इनकी कहानी बता दी, किंतु कोई भी मत ऐसा नहीं है जो पूरी तरह सर्वमान्य है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में लिखा है कि राजपूत शब्दों का प्रयोग नया नहीं है। ये हीराचंद ओझा जी कह रहे हैं कि राजपूत शब्द का प्रयोग नया नहीं है। प्राचीन काल के ग्रंथों में इसका व्यापक प्रयोग मिलता है। प्राचीन काल में व्यापक प्रयोग मिलता होता है। चाणक्य के अर्थशास्त्र, चाणक्य का अर्थशास्त्र कहता है कालिदास के नाटक, अच्छा चाणक्य का अर्थशास्त्र कालिदास के नाटकों व बाणभट्ट के हर्षचरित तथा कादम्बरी में बाणभट्ट की, पहले तो ये देख लो, कालिदास के नाटक है गए, अर्थशास्त्र तो कालिदास की है गई नहीं, चाणक्य की अर्थशास्त्र तो कालिदास के नाटक और बाणभट्ट के हर्षचरित तथा कादम्बरी में इस शब्द का प्रयोग किया गया है, राजपूत शब्द का प्रयोग किया गया है। चीनी यात्री हुएनसांग ने जो हर्षवर्धन के समय भारत आया था, राजा को कहीं क्षत्रिय कहीं राजपूत लिखा है। किसने? हुएनसांग ने भी इस राजपूत शब्द का प्रयोग किया है। तो डॉक्टर ओझा द्वारा सुझाया गया, डॉक्टर ओझा ने सुझाया फिर यह मत
सर्वमान्य नहीं है, सबका एक तरफा मत नहीं है ये। राजपूत शब्द का प्रयोग एक जाति के अर्थ में मुसलमानों के आगमन से पूर्व प्राप्त नहीं हुआ है, ये इस बात को कह रहे हैं। यद्यपि शासक वर्ग यानी क्षत्रियों के लिए राजपुत्र शब्द का प्रयोग अवश्य किया जाता था। राजपुत्र का नहीं, राजपुत्र का। आगे की पंक्ति में हम इस संबंध में महत्वपूर्ण विद्वानों के मतों का अध्ययन करेंगे, या उस मत पर अन्य विद्वानों की टिप्पणियाँ भी जानेंगे। चलो आगे चलते हैं, जानते हैं अपन विभिन्न विद्वानों की टिप्पणियाँ। अब यहाँ डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद, वैदिक आर्यों की संतान कौन बताता है? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद कहते हैं कि राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है। और कौन कहता है देखते हैं। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद्र भी कहते हैं ये चीज़, और सीबी वैद भी कहता है कि राजपूतों को भारतीय आर्यों के क्षत्रिय वर्ण राजन्य वर्ग की संतान मानते हैं। कौन? सीबी वैद भी, ठीक है, वैदिक आर्यों की संतान। और उनके कथनानुसार, सीबी वैद के कथनानुसार राजपूत प्राचीन क्षत्रियों की तरह अश्व तथा अस्त्र की पूजा करते हैं, और प्राचीन आर्यों की भांति यज्ञ और बलि में भी उनका विश्वास रहा है। तो उनको सुडौल शारीरिक गठन, लंबी नाक, कई चीज़ से पहचान करी इन्होंने, लंबी नाक, लंबे सिर, वाह, से भी ये प्रमाणित होता है कि वे आर्यों की संतान है। ये लो भाई, वैदिक आर्यों की संतान कौन कौन कह रहे हैं? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा और सीबी वैद बता रहे हैं। तो इन्होंने अपने कारण ये बताए जो बता रहे हैं कि लंबी नाक, लंबे सिर, सुडौल गठन, यज्ञ और बलि देते ये। तो इन्होंने कह दी कि ये भी राजपूतों की संतान है। अस्त्र की पूजा करते, वो भी पहले भी अस्त्र की पूजा करते, आर्यों की, वैदिक आर्यों की, सॉरी। अब अग्निकुंड से उत्पन्न हुए राजपूत, ये कौन कह रहा है? ये अपन देखते हैं। चंद्रवरदाई जी कहते हैं कि अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी विद्वान थे चंद्रवरदाई। पहले तो इनके बारे में जान लो। चंद्रवरदाई कौन था? पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी विद्वान था चंद्रवरदाई। तो इन्होंने कहा है कि अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ, कौन सा? पृथ्वीराज रासो, इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है चंद्रवरदाई का, जिसमें राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई है इन्होंने, महाशय ने। चंद्रवरदाई ने किससे बताई है? अग्निकुंड से। किसमें? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में। उसने लिखा है कि आबू पर्वत पर, कौन से पर्वत पर? आबू पर्वत पर निवास करने वाले विश्वामित्र, आबू पर्वत पर कौन निवास करते हैं? विश्वामित्र। और गौतम, अगस्त्य तथा अन्य ऋषि मुनि धार्मिक अनुष्ठान करते थे। इन अनुष्ठानों को राक्षस मांस, हड्डी और मलमूत्र डालकर अपवित्र कर देते थे। फिर वशिष्ठ मुनि ने इनसे निपटने हेतु यज्ञ कुंड से 3 योद्धा उत्पन्न किए, परमार, चालुक्य और प्रतिहार कहलाए। जो परमार, चालुक्य और प्रतिहार कहलाए, ये पृथ्वीराज रासों में ऐसा कहा गया है, चंद्रवरदाई जी ने कह रहा है। किंतु जब ये तीनों भी रक्षा करने में असमर्थ हुए तो वशिष्ठ मुनि ने चौथा योद्धा उत्पन्न किया, जो प्रथम 3 से ज़्यादा ताकतवर और हथियार से सुसज्जित था, जिसका नाम चौहान रखा गया। जिसका नाम क्या रखा है? चौहान। कितने उत्पन्न करे इन्होंने? परमार, चालुक्य और प्रतिहार, फिर बाद में चौहान उत्पन्न करे, ठीक है। तो चंद्रवरदाई के अनुसार इस तरह राजपूतों की उत्पत्ति मुनि वशिष्ठ द्वारा अग्निकुंड यज्ञ से की गई है, ऐसा पृथ्वीराज रासों में चंद्रवरदाई द्वारा कहा गया है। लेकिन इसका फैक्ट कुछ और बताते हैं। जैसे अपन कहते कि उस टाइम पे मतलब 4 राजा होंगे जो मजबूत उनका शासन होगा। तो उन्होंने, कोई ऋषि था जिसने बाहर से विदेशी आक्रमण है रहे, तो उनको उन्हें राक्षस बता दिए हो, तो राक्षसन को बता दिया। तो फिर उन्होंने 4 राजाओं को बुलाया, मजबूत राजा को, तो देखो भाई ऐसा तो काम चलेगा नहीं, तुम बैठ के नहीं आराम करो, मौज करो। यहाँ पे विदेशी बाहर से आ के नहीं, यहाँ पे आक्रमण कर रहे हैं, हमने लूट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो कुछ करो, इनको इलाज करो। मैंने समझाया होगा ऋषि ने, तब जाके यार ऋषि को उनके कहे पे ये अपन के परमार, चालुक्य, प्रतिहार और चौहान ये आगे आए होंगे और इन्हें रक्षा करने की जिम्मेदारी ली होगी। कुछ इस तरह की कहानी का निष्कर्ष निकल के सामने आता है। चलो आगे देखते हैं अपन। यद्यपि आज के वैज्ञानिक युग में इस कथा को स्वीकार नहीं किया जा सकता, किंतु इस कथा में अंतर्निहित संकेतों को विद्वान ने समझने का प्रयास किया। ऐसे ही वही बात, विद्वानों के अनुसार संभवतः प्राचीन काल के क्षत्रिय जो बौद्ध बन गए थे, सही है। प्राचीन आदिवासी भील, मीणा आदि या विदेशी आक्रमणकारी शक्तियों को शक, होण, युचि आदि की यज्ञ अग्नि द्वारा शुद्धि करके क्षत्रिय वर्ण में शामिल किया गया हो। वही कहानी का सार है जो मैंने बताई। वैसे भी यह कथा इसी घटना पर कि साहित्यिक प्रस्तुति हो। ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत, ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत कौन बताता है कि ब्राह्मणों से उत्पत्ति हुई है राजपूतों की?
ये भी अपन देख लेते हैं, ठीक है। सर्वप्रथम डॉक्टर D.R. भंडारकर ने गोहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से बतलाई। सबसे पहले किससे? नागर ब्राह्मणों से। किसने? D.R. भंडारकर ने गोहिल राजपूतों की उत्पत्ति, है ना। राजपूतों के सर्वप्रथम ब्राह्मण वंशी होने के साक्ष्य रूप में डॉक्टर भंडारकर बिजोलिया शिलालेख का उल्लेख करते हैं। बिजोलिया शिलालेख का उल्लेख करते हैं कौन? डॉक्टर D.R. भंडारकर, जिसमें वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया है। सामंत को, वासुदेव चौहान का उत्तराधिकारी कौन था? सामंत, जिसे वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। इसके अतिरिक्त उनके अनुसार राजशेखर ब्राह्मण का विवाह अवंती सुंदरी के साथ होना चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति का आकुट्य प्रमाण है। ये कौन कह रहे हैं? डॉक्टर D.R. भंडारकर। और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा क्या कहते हैं? ने भी मेवाड़ के गोयलों को, ये मेवाड़ के गोयलों के पीछे पड़ गए दोनों, नागर जाति के ब्राह्मण गुहेदत्त का वंशज बताया है। नागर जाति के ब्राह्मण कौन? गुहेदत्त का वंशज बताया है मेवाड़ के गोयला को, ठीक है। मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने भी जयदेव के गीत गोविंद टीका किसकी है? जयदेव की, जिसमें कौन? महाराणा कुंभा ने भी टीका में यह स्वीकार किया कि गुहिलोत नागर ब्राह्मण गुहेदत्त की संतान है। ये ले भाई सब, कुंभा भी कह रहे हैं कि नागर ब्राह्मण गुहेदत्त की संतान है। कौन सी टीका से? जयदेव की गीत गोविंद की टीका से। किंतु कुछ अन्य इतिहासकार खासकर डॉक्टर दशरथ शर्मा, कौन? डॉक्टर दशरथ शर्मा, इस मत को स्वीकार नहीं करते हैं। ये कहते हैं कि ये बात सत्य नहीं है। उनके अनुसार कई बार राजपूत अपने पुरोहित का गोत्र अपना लेते, ऐसा कह रहे हैं कौन? डॉक्टर दशरथ शर्मा। इस कारण यह भ्रम हो जाता है कि राजपूत ब्राह्मण थे। डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत का तर्क सहित खंडन करते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने साफ मना कर दिया कि नहीं, राजपूत ब्राह्मण नहीं थे। ये क्या करते? अपने पुरोहित का गोत्र अपना लेते थे, इसलिए इन्होंने मना कर दी दशरथ शर्मा ने। बाकी किस ने यहाँ करी? डॉक्टर D.R. भंडारकर और कौन? गोपीनाथ शर्मा और कुंभाजी ने। अब विदेशियों की संतान, अब ले राजपूतों को विदेशियों की संतान भी बता दी। अब विदेशियों की संतान बताने वाले कौन थे भाई साहब? राजस्थान के इतिहास लेखक जेम्स टोड ने लिखा कि राजपूत शक अथवा सिथियन जाति के वंशज हैं। जेम्स टोड तो कह रहा है कि शक और सिथियन जाति के वंशज हैं। जो विदेशी व्यक्ति है तो मैंने विदेशी बताया हुआ है, और जो देश के हत्ते मैंने देश के बताए हैं। टोड ने अग्निकुंड की कहानी को स्वीकार करते हुए इसी आधार पर राजपूतों को विदेशी जाति का प्रमाणित करने का प्रयास किया है। अग्निकुंड से उत्पन्न वो, उनका मत है कि ये विदेशी जातियाँ 6वीं शताब्दी के लगभग आक्रमणकारी के रूप में भारत आईं, और इन्हीं विदेशी विजेताओं को जब वे शासक बन बैठे तो उन्होंने अग्नि संस्कार द्वारा पवित्र कर वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत क्षत्रिय वर्ण में ले लिया। वाह, ये कुछ अलग ही कहानी कह रहा है। और टोड ने राजपूतों का शक व सिथियन प्रमाणित करने के लिए तर्क दिया है कि राजपूतों की रीति रिवाज शक, सिथियन और गुणों से मिलते हैं। ये तर्क दिया है भैया इसने। जैसे अश्व पूजा, अश्वमेध, अस्त्र पूजा, अस्त्र शिक्षा आदि, अतः दोनों जातियाँ एक ही हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार B.A. स्मिथ, ये दोनों विदेशी हैं, तो ये दोनों ना साले ने विदेशी बताए हैं। ये राजपूत जाति 8वीं या 9वीं शताब्दी में अचानक प्रकट हुई थी, और स्मिथ ने राजपूतों को हुणों की संतान बताया। हुणों की संतान कौन ने बताया? स्मिथ ने। शक व सिथियन की संतान कौन ने बताया? जेम्स टोड ने। तो इनको ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है भाई साहब, ये अपनी अपनी इच्छा के अनुसार जो भी मन में आ रही है बकते जा रहे हैं। अपन को बस पढ़ना है इनको। इन मतों को स्वीकार नहीं किया जा सकता, अपन नहीं मान रहे, बाढ़ में जाओ तुम। तो राजपूतों ने स्वयं को कभी विदेशी नहीं बताया है। इसके विपरीत अपनी उत्पत्ति सूर्य व चंद्र से बताते हैं। राजपूतों के रीति रिवाजों को शक या सिथियन रीति रिवाजों से समानता स्थापित करना भी अनुचित है, नहीं करेंगे अपन, क्योंकि इनके रीति रिवाज शक कुषाणों के आने के पूर्व भी भारत में प्रचलित थे, और सूर्य की पूजा भारत में वैदिक काल से ही प्रचलित है। ये बात बिल्कुल सही है। अश्वमेध यज्ञ भी यहाँ पहले से ही ज्ञात होता है, पहले से ही होता जा रहा है, तो रामायण में से जैसा कि महाकाव्य में साक्ष्य मिलते हैं। उपरोक्त समस्त विवरण से स्पष्ट है कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के बीच मतभेद। ऐसी परिस्थितियाँ अधिकांश विद्वान राजपूतों को भारतीय आर्यों के वंशज स्वीकार करते हैं, जिसमें विदेशी रक्त भी सम्मिलित है। यह भी सत्य है कि जो भी विदेशी जातियाँ भारत में आईं और स्थायी रूप से यहीं निवास करने लगी, उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपना लिया तथा हिंदू समाज ने उन्हें स्वयं में समाहित कर लिया। बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर कानूनगो ने ठीक लिखा है। डॉक्टर कानूनगो कौन है भाई साहब? इन्होंने क्या कहा है देखते हैं
कि अग्निकुंड की कहानी इस प्रगति के युग में नहीं चल सकती। बिल्कुल सही बात है ये तो। उनकी सूर्य अथवा चंद्र से उत्पत्ति एक काल्पनिक सत्य हो सकता है, ये भी काल्पनिक कहानी मानी जाएगी आज के टाइम में। और राजपूत चाहे किसी भी रूप में जन्मे हो, लेकिन यह सत्य है कि इतिहास में उन्होंने महाकाव्य काल के क्षत्रियों की परंपरा को बनाए रखा है, ये बात बिल्कुल सत्य है। तो भाई साहब आज तक अपन ने आज ये काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली, और अपन कल करेंगे राजस्थान के प्रमुख राजपूत वंश करेंगे अपन कल, जिसमें सबसे पहला वंश होने वाला है गोहिल वंश एवं इस वंश के प्रतापी शासक। ठीक है, वो सारी चीज़ें करेंगे। तो जिन भी साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर ज़रूर करें, जिससे अपन को भी थोड़ी मोटिवेशन मिले। ठीक है, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।